हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। चलिए, आज एक बहुत अजीब सा टॉपिक है, लेकिन इसे डिस्कस करना बनता है। हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना भी अपने आप में कला है। इस कला को कैसे परफॉर्म किया जाए, इस कला को तुम्हारे अंदर कैसे डाला जाए, तुम इस कला में कैसे माहिर हो जाओ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसको बहुत कंस्टेंट वे में समझा दिया जाएगा कि कैसे एक एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से सिखाएंगे। चलिए, एक मोटिवेशनल कोट से चालू करते हैं। सिचुएशन इंसान को वो बना देती हैं जो वो कभी था ही नहीं। मतलब परिस्थितियां इंसान को बहुत कुछ करवा ले जाती हैं। अलग अलग परिस्थितियां इंसान को बहुत कुछ करवा ले जाती हैं। तो किस परिस्थिति में तुम क्या कर ले जाओ। जैसे एक चीज बनती है कि जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी एग्जाम बहुत करीब आ रही है, तो तुमने पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आने लगता है, अपने आप तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाता है। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है, हिंदुस्तान में ऐसा होता ही है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब एग्जाम बहुत करीब आते हैं तो लोग अपनी परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं पढ़ पाते। लेकिन तुम्हें अभी से ही इस चीज को लेकर चलना है कि यार एनसीईआरटी में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो एक चीज तुमने सुनी होगी कि परिस्थितियां कभी उम्र का लिहाज नहीं करती है, तो तुम्हें किस तरीके से किस टाइम तुम्हें वो काम करवा ले जाएं, इस पर डिपेंड करते हैं। तो अपन सबसे पहले ये सीखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है। तो पहले बायोलॉजी की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, तो इन तीनों ही चीजों को अपन सिखाते हैं। चलिए इस टॉपिक पे डिस्कशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज को अपन लेके चलते हैं। तो एक बहुत आसान सा टॉपिक है, हाउ टू रीड। ये बहुत देखी देखी किताबें लगती हैं कि यार इनमें करना क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। लोग बाग कहते हैं एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़े कैसे, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है, बनता ही नहीं है। सवाल नहीं बन रहे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस चीज पे बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये चीज देखने के बाद में तुम्हें पढ़ने की, एनसीईआरटी पढ़ने की एक आर्ट डेवलप हो जाएगी तुम्हारे अंदर कि ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो तुम कभी रुकोगे नहीं, क्योंकि नीट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमती है। और क्या पढ़ लेना चाहिए कि एक सिलेक्शन तक तुम पहुंच जाओ, तो इस चीज को अपन सिखा ले जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तौर तरीका यदि तुमने अपना लिया ना, तो ये बहुत बेहतर तौर तरीका है। इसे अपना के देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा तरीका है। सुनिएगा, देखो बायोलॉजी की यदि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि पहले एक कॉमन रीडिंग दीजिए, क्योंकि बहुत आसानी से तुम इसे रीड कर ले जाओ। एक कॉमन रीडिंग मतलब पहले एक बहुत आसान रीडिंग ले जाओ। समझ में आ रही होंगी, देखो चीजें बहुत आसान है। कोई चीज देखने के लिए सबसे पहले एक कॉमन रीडिंग ले जाओ कि हाँ यार इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। तो एक कॉमनली रीड कर ले जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि इस एनसीईआरटी के इस टॉपिक्स में है क्या। उसके बाद में जिस भी इंस्टीट्यूट से तुम पढ़ते हो या जिस भी जगह से तुम पढ़ते हो, उस जगह के नोट्स। देखिए, पढ़ने का एक तौर तरीका है, एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर एक दायरा मेंटेन होना चाहिए। उस दायरे से तुम्हें बाहर नहीं भागना है। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा दायरा हमने कर लिया, हम मॉड्यूल रटे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें तुम कर ही नहीं पाओगे। एक ही साल है, तीनों सब्जेक्ट्स को एक बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन में लेके चलना है। जब मैंने मेरी नीट की पढ़ाई की थी, तो भले ही मैं किसी में 360 आउट ऑफ 360 नहीं ला पाया, लेकिन चीज ये थी कि मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में एक डिस्ट्रीब्यूटिव मार्क्स थे। मतलब तीनों सही सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स में एक सही सही अंदाज के मार्क्स थे। कभी ऐसा हुआ कि कहीं सिली मिस्टेक हो गई, कहीं चीजें बन नहीं पाई। कई बार ऐसा होता है कि हमारे तरीके से क्वेश्चन बनते नहीं है, हमारे पढ़े हुए सवाल आ जाए तो हमें करने में मजा आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ 5-4 सवाल बाहर से बन जाए और वो हमने कभी देखे ही नहीं हो। तो यदि दूसरे सब्जेक्ट में तुमने उतना ही अच्छा स्तंभ तैयार कर रखा है तो तुम फिर रुकोगे नहीं। इसलिए तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, दो को छोड़ दिया। तो तुम्हें पढ़ने का एक बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं। पहले कॉमन रीडिंग लेनी है, जहां से भी तुम नोट्स पढ़ते हो उनके नोट्स तुम्हें पढ़ने हैं। उसके बाद में नोट्स पढ़ने हैं, साथ ही साथ जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता लग जाएगा कि हाँ यार एनसीईआरटी के इस टॉपिक में मैं नोट्स पढ़ पा रहा हूं। चलिए ठीक है,
नोट्स पढ़ने के बाद में तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज लगानी है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब पीवाईक्यू लगाओगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि पीवाईक्यू कैसे लगाया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाए जाए। तो जब तुम पीवाईक्यू लगाते हो तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि तुमने मान लो कि पीवाईक्यू लगा लिया, तो जब तुम पीवाईक्यू लगा लोगे, ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे लगाते हो तुम, इसको लगाने के बाद में तुम्हें क्या करना है, एक बार फिर से एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। तो यहां से ये स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे। बहुत आसान सी चीज है कि पहले कॉमन रीडिंग देनी है, नोट्स बनाने हैं, फिर पीवाईक्यू सोल्व करने हैं और उसके बाद में एक कॉमन रीडिंग देनी है। और उसके बाद में जब पीवाईक्यू जहां से आए उसको एक अंडरलाइन कर देना है कि तुम्हें इसे अंडरलाइन कर देना है इस पीवाईक्यू के, कि भाई कहां से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। तो तुम्हें एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कि सबसे ज्यादा जो सवाल जिस टॉपिक से उठे हैं ना, वो टॉपिक तुम अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट के रूप में ऐड कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, ये काफी है। तो पहले एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बता दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पहले पीवाईक्यू सोल्व करना है, उसके बाद में उस टॉपिक को जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि यार हम पढ़ ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे, लेकिन जब रिवीजन का किस्सा आएगा तो फिर से हमें चीजें दखल अंदाजी करेंगे कि अब कैसे करें यार, अब रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के लिए सबसे सही तरीका है पीवाईक्यू लीजिए। ये पीवाईक्यू के पीछे तुम्हें बहुत बड़ा राज होता है, लोग बाग इसको समझते नहीं है इस राज को। ये पीवाईक्यू का जो राज है ये बहुत बड़ा राज है, लोग बाग इसे समझ ही नहीं पाते कि यार पीवाईक्यू, बार बार पीवाईक्यू पीवाईक्यू क्यों कर रहे हो यार। तो यही चीज है कि जितना ज्यादा तुम पीवाईक्यू सोल्व करोगे, तुम्हें एग्जामिनर का माइंड सेटअप ध्यान में लगेगा कि वो एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है तुमसे। तो पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, उसके बाद में तुम अपने नोट्स को एक रीडिंग दोगे, और नोट्स के साथ साथ तुम्हें उसके बाद में लगाने हैं। जैसे तुम नोट्स रीड कर लोगे तो फिर जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एक बार फिर से, तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में लगाने हैं मॉक टेस्ट। तो जहां से भी तुम मॉक टेस्ट पढ़ ले जाते हो, ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि यार ये मॉक टेस्ट कहां से पढ़े अपन। तो मॉक टेस्ट पढ़ने हैं तो पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर जहां से भी पढ़ते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, जिस भी ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी सेटअप से पढ़ते हो, वहां से नोट्स, फिर एनसीईआरटी, उसके बाद में मॉक टेस्ट। उसके बाद में मॉक टेस्ट में जो तुम्हारे एनसीईआरटी के सवाल गलत हो रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहां पे तुम्हारे एनसीईआरटी के सवाल गलत हो जाएंगे बायोलॉजी में। उसमें क्या करना है, वो मॉक टेस्ट के वो सवाल लिखने हैं और तुम्हारे नोट्स में तुम्हें ऐड कर लेने हैं। ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत क्रिएटिव आइडिया है कि तुम्हें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तुम 320 330 आसानी से स्कोर कर ले जाओगे। ये एक बहुत आसान तरीका है। एक मीडियम स्टूडेंट के लिए टॉपर्स की स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन बात ये नहीं है कि तुम्हें हर इंसान को टॉपर ही बनना है। हमें मतलब ऐसा है कि सिलेक्शन पहले करवाएं, उसके बाद में बना जाता है। तो पहले ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत क्रिएटिव स्ट्रेटजी है, ये बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी है। मैं अकेला ही इससे पढ़ के एमबीबीएस में सेलेक्ट आउट नहीं हुआ हूं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्ट्रेटजी से गए हैं। तो स्टडी तुमको फॉलो करनी चाहिए और तुम्हें यह भी बताया जाएगा। एक होता है एक्स्ट्रा पार्ट। बहुत सारे लोग जब नोट्स पढ़ाते हैं तो उसका एक दायरा मेंटेन नहीं करते, एक चीजें मेंटेन नहीं करते कि इसके बाहर फैला जाए या कहां तक जाया जाए, लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो मैं कहता हूं कि सबसे, यदि तुम्हें मान लो कि यार मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अब मैं तो भगवान हो गया हूं बायोलॉजी में, अब क्या करूं, तो तुम्हें सबसे पहले यदि बाहर का टॉपिक उठाना ही है तो सबसे पहले उठाइए जूलॉजी का पार्ट। और जूलॉजी में भी दो पार्ट होते हैं। ये जूलॉजी का पार्ट तुम उठा लीजिए। यदि तुमने एक बार जूलॉजी का पार्ट उठा लिया ना, उसके बाद में तुम उठाइए क्या, फिजियोलॉजी एक बहुत अच्छा है। प्लांट फिजियोलॉजी नहीं उठाना है तुम्हें, एनिमल फिजियोलॉजी उठाना है। यहां पे ये जो फिजियोलॉजी का पार्ट है ये बहुत अच्छे से ढो डालिए। यदि तुम कभी हमसे पढ़ना चाहोगे कि फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है, बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाएगा इसको। और यदि तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ये चीज कि हमें भी फिजियोलॉजी किस तरीके से पढ़नी है, क्या पढ़ना और कितना दायरा तक जाना है, वो हम पढ़ा लेंगे। लेकिन तुम हमें इस चीज के बारे में बता दीजिएगा कि तुम्हें फिजियोलॉजी पढ़नी है या नहीं पढ़नी। इसके बाद में एक आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक भी लोग बाग कहते हैं बहुत पढ़ लीजिए,
बहुत कंस्ट्रेंट नोट्स हैं, मैं कभी तुम्हें इन नोट्स को अंडरलाइन करके पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या तुम्हें एक्चुअली में बाहर से पढ़ना, वो चीज तुम्हें बैठा दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये देख लीजिए कि पढ़ना क्या क्या है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा बाहर से, ये एक बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसे लोग बाग बहुत ज्यादा बाहर से पढ़ लेते हैं, वो बैठ नहीं पाता फिर दिमाग में। तो ये तुम्हें बायोलॉजी का एक मोटा मोटा किस्सा है कि बायोलॉजी पढ़नी कैसे है। लोगों में वो बैठ नहीं पाता कि यार कैसे पढ़ें, पहले ही हम नोट्स उठा लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं पढ़ पाते। ये तरीका एक बार आप फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से तुम जाओगे तो रुकोगे नहीं कभी, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका है। जैसे मैंने एक फोटो इधर डाल रखी है, जैसे मान लीजिए तुम्हें कभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ गई कि यार हमें तो एनसीईआरटी पढ़नी है, तो कैसे पढ़ा जाए एनसीईआरटी को। तो जैसे मान लीजिए हमने एक पीसीआर के बारे में एक बात करनी है कि पीसीआर होता क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या। तो ये बहुत आसान सी चीज है कि यार पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसमें 3 स्टेप होती हैं, डीनेचुरेशन होता है, एनेलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है। लोग बाग ये 3 स्टेप पढ़ ले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें छुपी हैं। तो डायग्राम्स को कभी इग्नोर नहीं करना, डायग्राम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो डायग्राम्स को तुम यदि इग्नोर नहीं करोगे तो यहाँ पे ये एक डीएनए पॉलीमरेज, एक पॉलीमरेज दिख जाएगा तुम्हें, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो भी कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये इतने जो तुम्हें एम्पलीफाइड ये कॉपीज बनानी है कितने साइकिल्स में बनेंगी, तो 30 साइकिल्स। यहाँ का टेम्परेचर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो तुम्हें कितना ऐड करना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ का टेम्परेचर माना जाता है कि 94 डिग्री सेल्सियस डीनेचुरेशन का, एनेलिंग का जो टेम्परेचर माना जाता है वो 55 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का जो एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर माना जाता है वो 72 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे ये चीजें परफॉर्म होती हैं। एक होता है प्राइमर्स, तो इससे कितने सवाल बन चुके हैं कि प्राइमर क्या होता है ये बता दीजिए, एनीलिंग क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, डीनेचुरेशन। सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है स्टेप्स ऑफ पीसीआर, कि यार पीसीआर की क्या क्या स्टेप्स है। ये सवाल पूछा भी गया एक बार नीट में, बहुत आसान आसान सवाल बनते हैं, तो तुम्हें इन चीजों पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टेप्स ऑफ पीसीआर की, पीसीआर की क्या क्या स्टेप्स हैं ये चीज देख लीजिएगा। हीट कितने डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस, 55 72, कितने साइकिल करने हैं, 30 साइकिल्स करने। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज होता है। प्राइमर्स क्या होते हैं, कौन से एंड पे आगे प्राइमर्स जुड़ते हैं, ये भी सवाल पूछ लेते हैं। 3 डेज एंड, 3 डेज एंड पे, तो ये टेम्पलेट डीएनए के 3 डेज एंड पे प्राइमर्स आके जुड़ते हैं। तुम्हें सीख गए होंगे इस डायग्राम में कैसे अच्छी तरीके से धोया है एक एनसीईआरटी को। और भी यदि तुम डीप जाओगे और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, केरी मुलिस बन सकता है, किसने डिस्कवर किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम कभी अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से सिखा देंगे एक एक टॉपिक को लेके। तुम हमें बता दीजिएगा किस चीज को। यदि तुम मुझे कहोगे कि मुझे बायोलॉजी पढ़ाइए, हमने फिजिक्स की जिम्मेदारी संभाली है, उसमें हम बहुत अच्छे से तुम्हें माहिर बना देंगे कि कैसे फिजिक्स पढ़ी जाती है। लोग बागों को इस चीज में दिक्कत आती है, वो दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन यदि तुम कहो कि नहीं हमें थोड़ी बायोलॉजी भी सिखाइए कि यार बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो हम सबसे पहले फिजियोलॉजी को लेके चलेंगे। लोग बाग इसमें बहुत ज्यादा पढ़ ले जाते हैं, उतना नहीं पढ़ना है तुम्हें, उतना नहीं पढ़ना है। अब ये बायोलॉजी की चीज हो गई, क्या पढ़ना है ये अंडरलाइन करके जब पढ़ाएंगे तभी समझाया जाएगा। ऐसे सारे टॉपिक्स को अंडरलाइन करके लेके नहीं जा सकता। ये एक परफॉर्मा हो गया कि ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैं लिख के देता हूं, लिखा के ले लो जे तुम। अब दूसरा जो टॉपिक बनता है हाउ टू रीड एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री, ये देखी देखी किताबें लगती हैं कि यार इसे पढ़ना कैसे, लोग बाग बैठा नहीं पाते। तो पहले तो बायोलॉजी की बात गई, इसमें सब कुछ पढ़ना है एनसीईआरटी में, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है। इसमें कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यदि तुम्हें केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिला तो 3 टॉपिक है यहाँ पे, एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है और एक फिजिकल है। तो कौन सी चीज तुम्हें पढ़नी है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की चीज आती है। ऑर्गेनिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जीओसी, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा यार, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए यार। इससे बड़ा टॉपिक नहीं है। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी केमिस्ट्री होती है। लोग बाग ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा दुख देती है ऑर्गेनिक लोग बागों को, लेकिन उतना दुख देगी नहीं। देखो समझा दूंगा कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जीओसी पढ़ना है तुम्हें, उसके बाद में जब तुम सबसे पहले 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाते हो, लोग बाग उतना फोकस नहीं कर पाते हैं 11th में।
ये मैं पहले ही समझा चुका हूं कि हिंदुस्तान में लोग पढ़ना कब स्टार्ट करते हैं, काम कब स्टार्ट करते हैं, जब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। उस समय लोग बाग कहते हैं नहीं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय लोग बाग जागते हैं। तो अब नहीं, तुम्हें पहले ही जाग जाना है। तो 11th में तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या फोकस क्या करना है कि यार हम 11th में हमें क्या फोकस करना चाहिए। उस समय तुम्हें मैकेनिज्म पढ़ लेनी चाहिए। जितनी भी रिएक्शन है लोग बाग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ए आर एन ए आर अलग अलग मैकेनिज्म के रूप में पढ़ाते हैं। जिसमें इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ लीजिए। तो तुम्हें मैकेनिज्म पे फोकस करना है। जैसे ही तुम 12th में आए, तो 12th में आते ही तुम्हें 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत बेहतर तरीके से। 12th में केवल व केवल एनसीईआरटी फोकस करनी है। 12th की एनसीईआरटी मोर देन सफिशियंट है ऑर्गेनिक में। अब तुम्हें यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पढ़नी। लोग बाग मैकेनिज्म में घुसे पड़े रहते हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा टफ टास्क बन जाता है। ये बनाना ही नहीं है तुम्हें टफ टास्क। तुम्हें जिस तरीके से पढ़ा जीओसी तुम्हें आनी चाहिए बस। मैकेनिज्म हाँ तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअली में एडिशन हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, हो क्या रहा है। तो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें एक्चुअली में पता लग जाएगा। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में क्या करना है। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हें मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, मैकेनिज्म में घुसना नहीं है 12th में, केवल एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में समझते जाना है, हाँ जी ये मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रही है। उसके बाद में तुम्हें पढ़ने इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें करने ही हैं। तुम पीछे की एक्सरसाइज भले ही नहीं लगा पाओ, लेकिन जो बीच के सवाल है ना वो तुम्हें लगाने ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं आजकल नीट में, एज इट इज चीजें छपती हैं। मैं विश्वास कीजिए एनटीए डायरेक्टली इन पे फोकस करता है। तो जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें करने ही करने हैं, और बीच की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो भी तुम्हें करनी है। और बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि 3 ऐसे टॉपिक हैं, 2-3 ऐसे टॉपिक थे जैसे बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इनको लोग बाग छोड़ देते थे। इन्हें छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉलीमर में से एक सवाल आता है तो उसे छोड़ दीजिएगा, एक बार पढ़ दीजिए और फेंक दीजिए, बस यही चीज है। एक बार पढ़ने से उसमें सवाल सही हो जाएगा और उसके पीवाईक्यू लगा लीजिए, पढ़ दीजिए केवल एनसीईआरटी से। तो 3 टॉपिक हैं, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर। उनसे एनसीईआरटी से ही पढ़ दीजिए, वो एनसीईआरटी से ही खत्म हो जाएंगे, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है तुम्हें। और साथ में तुम्हें सॉल्व करने हैं इसके पी वाई क्यू, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। लोग बाग 12th में मैकेनिज्म में फंसे पड़े रहते हैं। तुम्हें अपने नोट्स मैकेनिज्म से नहीं क्रिएट करने हैं, तुम्हें केवल पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट क्या बन रहा है। बहुत सारी चीजों के इंटरमीडिएट लोग बाग याद करते रहते हैं। एनसीईआरटी में कुछ एक इंटरमीडिएट है जो ही तुम्हें पूछे जाएंगे, यही है एनसीईआरटी में जो दिया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये चीज तुम लिख के ले लीजिए। तो तुम्हें ज्यादा कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ चीजों में, ऐसे कहीं इर्द गिर्द नहीं घूम रहा कि यार तुम्हें ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ो, मोर देन सफिशियंट है। और किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यदि तुम 160 प्लस स्कोर अब बना पाते हो केमिस्ट्री में, 160 170, तभी जाके सिलेक्शन की रेंज में डलोगे, क्योंकि अब 600 प्लस लाना बहुत जरूरी है। अब वो टाइम गया कि जब तुम 550 स्कोर करके सेलेक्ट हो जाते थे, अब 600 प्लस स्कोर होना ही चाहिए तुम्हें। तुम्हारे माइंड सेटअप को इस तरीके से बना लेना चाहिए कि 610 20 30 मुझे लाना ही है, क्योंकि 600 प्लस स्कोर जाएगा। और ये 600 प्लस स्कोर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 1-2 टॉपिक तुमने मिस कर दिया तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होगे तुम। तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स बहुत ज्यादा कुछ पढ़ ले जाते हैं। हाँ कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, 600 वाले ने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा और 660 70 वाले ने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हाँ कई जगह ऐसी मिस्टेक्स बन जाती हैं जहां उसका सवाल नहीं बन पाता और वो बना ले जाता है। पढ़ना तुम्हें सब कुछ है तभी सिलेक्शन बन पाएगा, और जो बताया जा रहा है वो सब पढ़ना है, टॉपिक कोई मिस नहीं करना है। फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक में तुम्हें क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक को पढ़ने का एक बहुत तरीका है, अच्छा एनसीईआरटी को उठाइए और बहुत अच्छे से धो डालिए। इसमें तुम्हें क्रैक आउट कर देना एनसीईआरटी को कि भाई एनसीईआरटी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़ दिया करते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री को तुम्हें छोड़ना नहीं है, ब्लॉक केमिस्ट्री को तुम्हें मिस नहीं करना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना ही है ब्लॉक केमिस्ट्री को। केमिकल बॉन्डिंग,
पीरियोडिक टेबल वो तो तुम्हें बेसिक है, वो तुम्हारा बेस बनाएंगे, लेकिन आजकल हाइड्रोजन से, ब्लॉक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, वो तुम्हें छोड़ने नहीं है, वो तुम्हें करने ही है। वो तुम्हारा बहुत बड़ा बेस बना के जाएगा। एक इसमें बहुत बड़ा टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, वो भी तुम्हें पढ़ना है। लेकिन इसमें कई बार लोग बाग पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ ले जाते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें मिसअप कर जाते हैं। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन्हें एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि एनसीईआरटी में इन्हें तुम्हें अंडरलाइन कर ले जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। साथ में एक बहुत अच्छी चीज मैं बोलूंगा कि जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी तुम सोल्व कीजिएगा। अब यार ये कैसी बदतमीजी भरी बातें करो, जेईई मेन हम क्यों सोल्व करें? देखो जेईई मेन के कुछ एक सवाल हैं जो तुम्हें सोल्व करने हैं। मान लीजिए एक बार बात, तुम्हें बहुत मजा आएगा। जेईई मेन के वही सवाल सोल्व करने हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी में डायरेक्टली लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, जेईई मेन के कुछ एक सवाल देखोगे तो डायरेक्टली कुछ एक टेबल्स हैं उनसे डायरेक्टली उठा के सवाल दिया है एनसीईआरटी से जेईई मेन ने। तो उसके भी कुछ एक सवाल यहां तुम्हें सोल्व आउट करने हैं। मैं बात कर रहा था कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में देखो तुम्हें क्या पढ़ना है। जब तुम कोऑर्डिनेशन टॉपिक में आओगे, एक चीज देखो, मैं अभी एनसीईआरटी लेके ही बैठा हूं, एक बहुत अच्छी चीज आती है, इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तुम एक लास्ट में एक चीज देखोगे, इसे मैं दिखा देता हूं बहुत अच्छे से। ये रहा इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये तुम्हें पढ़ना है। तो एप्लीकेशंस भी तुम्हें कोऑर्डिनेशन में, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां लास्ट में एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो चाहे कोऑर्डिनेशन ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां एप्लीकेशंस मिलेंगी तुम्हें। तो एप्लीकेशंस को कभी छोड़ना नहीं है, एप्लीकेशंस तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। तो एप्लीकेशंस तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये यहां से लिख के ले लीजिए। उसके बाद में बीच में आते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं और बीच की एक्सरसाइज। लोग बात कहते हैं यार टेबल बहुत सारी दी हुई है, उन्हें रट लिया जाएगा। नहीं, टेबल को नहीं रटना है, टेबल को ट्रेंड के रूप में देखना है। टेबल के डाटाज नहीं रटने, उन्हें ट्रेंड के रूप में देखना है कि कहां ट्रेंड बदल रहा है और कहां ट्रेंड बन रहा है। तो जहां ट्रेंड बने और बदले, उस चीज को देखना है तुम्हें। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बीच की जो एक्सरसाइज होती हैं उन्हें तुम्हें देखना है। ओके, ये देख ले जाओगे यार, बहुत आसान है। एक बहुत अच्छी चीज आती है और इनऑर्गेनिक में, वो आते हैं एक्सेप्शंस। यार एक्सेप्शन का क्या करें? एक्सेप्शन जितने भी है ना, जिस भी टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो ना, उसके एक नोट्स बना लीजिए या एक पेज बना लीजिए। जो भी एक्सेप्शंस होते हैं उन्हें लिखिए उस पेज पे और उस टॉपिक के आगे चिपका लीजिए। वो तुम्हें करना ही है। जो जब भी तुम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करोगे, तुम्हें पता लगेगा यहां एक्सेप्शन है, तो वहां थोड़ा गौर से पढ़ना है। क्योंकि जहां लोग थोड़ा अपना ट्रेंड बदलते हैं ना, वहां से छेड़ने में मजा कुछ और आता है। और जहां छेड़ने का मजा आता है वहां एनटीए खेलता है। तो जहां खेलता है वहां हम भी खेल लेना, ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। तो तुम्हें एक्सेप्शंस को लिख लेना है। मुझे लगता नहीं यार अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना है। एक्सेप्शन को फर्स्ट पेज पे लिखना है। बहुत प्यार से समझाई जा रही हैं चीजें इन्हें। बहुत ये ऐसी चीजें हैं जो लोग बाग बताते नहीं है कि यार कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत अंदर की चीजें हैं कि यार ये भी बताया जा रहा है कि एक्सेप्शन को तुम्हें फर्स्ट पेज पे लिख लेना है। अब देखो, सारी जिम्मेदारी हम नहीं संभाल सकते कि यार ऑर्गेनिक भी हम ही पढ़ा ले जाएं, इनऑर्गेनिक ही हम ही पढ़ा ले जाएं। हमें एक फिजिक्स की जिम्मेदारी संभाई है, वो हम करेंगे, पूरी करेंगे। तुम्हें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और किस किस टॉपिक को कितना अंदर तक पढ़ना है, सब सिखाऊंगा मैं फिजिक्स में। ये तो तसल्ली से देख लीजिएगा। लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि किसी एक फिजिक्स को मैं पढ़ा के तुम्हें 140, 150, 160, 170 स्कोर करवा के ले जाऊं, उससे सिलेक्शन नहीं बनेगा। सिलेक्शन बनाने के लिए तुम्हें तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि किसी एक टॉपिक को पढ़ने मात्र से या एक सब्जेक्ट को पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। तीनों ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा या तीनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्या? एनसीईआरटी ना। फिजिकल केमिस्ट्री में खुद के अपने नोट्स बनाइए। जिस भी इंस्टीट्यूट से या जिस भी जगह से तुम पढ़ते हो वहां के नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर जगह एनसीईआरटी को लेके नहीं भागेंगे, तो नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और पीवाईक्यू तो है ही है। देखो पीवाईक्यू हर चीज का इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू से तुम्हें एग्जामिनर का लहजा पता लगता है कि यार यहां काम कहां करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो वहां काम कीजिए ना। वहां जो दर्द की जगह है ना, उसे फिर से कुरेदिए तुम। तो पीवाईक्यू एक बहुत बड़ी जगह है।
उसके बाद में तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, देखो मैं बताता हूं। देखो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तुम्हें दो काम करने हैं कि एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है, उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है सरफेस केमिस्ट्री। लोग बाग उसे छोड़ के चले जाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत देगा वो चीज। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, एक तो सरफेस केमिस्ट्री की, एक तुम्हें पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें एक लास्ट में एक बैटरी का पोर्शन दिखेगा, वो तुम्हें अच्छे से कुरेदना है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसे पढ़ लेना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी पढ़ ले जाओ तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन यदि नहीं पढ़ पाओ तो तुम्हें लास्ट में बैटरी का ऑप्शन जरूर पढ़ना है। ये चीज तुम लिखवा के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। तुमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। तीनों ही चीजें आती हैं जो लोग बाग यहां से तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों ही टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक है जो तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने, और डायरेक्टली सवाल उठते हैं इनमें एनसीईआरटी से, इसलिए ये समझाया जा रहा है। नोट से पढ़िए, पीवाईक्यू करिए, सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम कहोगे कि यार थोड़ा और पढ़ा दीजिए, तो मैं ये कहूंगा कि जब तुम, ये लोग बाग सेपरेट ही नहीं करते हैं कि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसका टॉपिक है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन जब तुम स्ट्रक्चर उसमें दी हुई है, एक टॉपिक दिया हुआ है बहुत सारे डब्बों में बना के स्ट्रक्चर्स के नाम से, तो उस जगह को तुम पढ़ सकते हो। तो रिडॉक्स पढ़ सकते हो, तुम रिडॉक्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ओके, तो एनसीईआरटी किस किस की पढ़नी है, केवल 4 टॉपिक्स क्या पढ़नी नहीं है उनकी बची हुई। देखो मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलना है तुम्हें, पहले इन्हें पढ़ना है, बाद में तुम चाहो कि हाँ हमारे पास बहुत टाइम है हम उन्हें पढ़े, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें जरूर पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर और रिडॉक्स की एनसीईआरटी, और उसमें स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं जो पूछी गई है नीट 2020 के पेपर में, इसलिए तुम्हें उनसे मैं रूबरू कर रहा हूं कि वो चीज तुम्हें पढ़ लेनी चाहिए एक बार। ओके, तो तुम्हें मुझे लगता है कि अब केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, किस में क्या पढ़ना है, इस चीज को तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरीके से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसे ही पढ़ना, एक बार पढ़ के तो देखिएगा। जेई मैन कहां बोला है मैंने, इनऑर्गेनिक में ही बोला है केवल जेई मैन। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी एनसीईआरटी है। तुम यदि कभी कहोगे कि हम ऑर्गेनिक पढ़ा दें, हम पढ़ा ले जाएंगे, ऑर्गेनिक भी पढ़ा देंगे। जहां जहां लोगों को दिक्कत आती है उसे हम पढ़ा ले जाएंगे। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हम पढ़ा देंगे उन्हें। तुम हमें बता दीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि यार ऐसा सा हमें चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए हमें, तो हम उस चीज को करा ले जाएंगे। अब तीसरी चीज जो आती है, तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है फिजिक्स। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, लोग बाग हथियार डाल देते हैं और उनके हथियारों को हम उनके आसियाने में फिर से डाल देंगे, और इसकी जिम्मेदारी हमने हमारे कंधों पे संभाई है। और इस टॉपिक को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो हम पूरी साल में सिखाएंगे, क्योंकि देखो किसी चीज को एक मिनट में डालना कि ये पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा हो ही नहीं पाता, मुमकिन है ही नहीं यार। तो अब तुम्हें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए तुम्हें पढ़ने की स्टेप्स तो मैं सिखाऊंगा। हमने एक बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ाया था फिजिक्स में, फोर्सेस। लोग नहीं पढ़ाते, उसे नहीं छेड़ते ही नहीं है यार, फोर्सेस ना दूर रहो, लेकिन हमने बहुत प्यार से समझाया उसे, बहुत प्यार से सिखाया है उस टॉपिक को। वो सीखिएगा एक बार, बहुत बेहतरीन टॉपिक है वो। लोग बाग सीखते नहीं है, दूर भागते हैं उस टॉपिक से। दूर नहीं भागना है तुम्हें, तुम्हें मैकेनिक्स बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। हमने इतना प्यार से समझाया उस टॉपिक को। आगे आने वाले वक्त में हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तुम्हें कि कैसे तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब फिजिक्स की एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, तुम कहो कि हाँ हमें ये बता दीजिए एक बार नॉर्मली, ये देखो हम सिखाएंगे। तो इस टॉपिक पे मैं बड़ा डिस्कशन नहीं लेके जाऊंगा कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरी साल यही काम करूंगा। तो तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप चल के सीखना है कि यार तुम्हें फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी के लिए यही है, ये 2 किताबें तुम्हें देखी देखी लग रही होंगी। 11th का मैंने अभी डाला नहीं है, लेकिन हाँ ये 12th में तुम्हें ये 2 किताबें देखी देखी लग रही होंगी। 11th का अभी हमने चालू कर दिया है, हम सिखाएंगे उस चीज को, हाउ टू रीड फिजिक्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि फिजिक्स पढ़नी कैसे चाहिए। हमने तीनों को एक बहुत तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला के एक वीडियो इसलिए तैयार किया क्योंकि लोगों का ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, कि यही चीज देखते रहें और एक बहुत अच्छा नॉलेज एक बहुत कम इंटरवल में दे दिया जाए, क्योंकि जरूरी है
यदि तुम बहुत आसानी से चीजों को करना चाहते हो तो बहुत बड़े ड्यूरेशन की वीडियो या 2-3 वीडियो में बना के लाता इस पे, और 20-20 मिनट की वीडियोस लाता 3, तो बहुत बड़ा हो जाता है और तुम सीख भी नहीं पाते चीजें। अब एक बहुत फोकस नॉलेज दे दिया गया है कि यही पढ़ना है। अब देखना कि तुम्हें फिजिक्स में क्या पढ़ना है। देखो फिजिक्स की एनसीईआरटी में यदि तुम्हें पढ़नी है तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है कि जब एनसीईआरटी पढ़नी है तो सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग इसे सिखाते ही नहीं है। फिजिक्स की एनसीईआरटी में 3 बड़े टॉपिक है, वो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक तो ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है, बहुत आसान चीजें होती हैं ऑप्टिक्स में, कुछ एक फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं, वो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। दूसरी चीज जो तुम्हें पूरा पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स, इसकी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। और तीसरा आता है 12th का फर्स्ट वॉल्यूम का टॉपिक मैग्नेटिज्म, वो तुम्हें पढ़ना है। इसे एनसीईआरटी में चाहे किसी भी हेडिंग से लिखा होगा, लोग बाग इसी हेडिंग से पढ़ाते हैं, मैग्नेटिज्म। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सिखाएंगे तुम्हें कि कैसे तुम्हें ये चीज सीख लेनी चाहिए कि यार तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है। तो तुम्हें ऑप्टिक्स पढ़नी है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है। ये तो तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने ही पढ़ने, इन्हें एनसीईआरटी से रोंदना है। और एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक्स की समरी पढ़नी है तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सारे टॉपिक्स की समरी तुम्हें पढ़नी है। पीवाईक्यू तो देखो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, मैंने फिर यही चीज कह रखी है कि पीवाईक्यू से एग्जामिनर का माइंड सेटअप तुम्हें पता लगता है कि एक्चुअली में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है तुमसे, क्या उसे तुम बताओगे, क्या तुमसे वो पूछेगा, पिछली 2-3 सालों में क्या पूछ रहा है। हम जब पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, मैं एक सवाल सॉल्यूशन की एक आर्ट सिखाऊंगा फिजिक्स में। इस चीज में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। लोगों को 3 जगह मेनली दिक्कत आती है। पहली बार तो जब तुम सवाल देखते हो तुम्हें यही नहीं पता लगता है कि यार फॉर्मूला क्या लगाएं। ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बताने लायक चीज नहीं होती कि यार मुझे यही नहीं पता लग रहा है कि यार इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं, अब इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो लोग बाग 2-3-4 फॉर्मूले उसमें ट्राई करते हैं और उसमें तुक्का मारते हैं। मतलब डायरेक्टली जो तीर तुम जिस जगह मारना चाह रहे हो ना, उस जगह तीर लगता नहीं है। तो पहली चीज तो यही है कि तुम डायरेक्टली ये सीख जाओ कि यार फॉर्मूला लगाना क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि तुम फॉर्मूला लगा ले गए, लोगों को यूनिटों का ख्याल नहीं रहता है कि कैसे यूनिट बदलनी है और कैसे इस फॉर्मूले में रखना है। रख नहीं पाते कुछ लोग, फॉर्मूला पड़ा है सामने, यार इसमें रखूं कैसे, करूं कैसे, इसे सोल्व कैसे, बनेगा ही नहीं, सवाल नहीं बनता है। तीसरी चीज जो बनती नहीं है वो है कि तुम रख ले गए हो फॉर्मूला, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी गड़बड़ा गई है कि तुम लास्ट में सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ये बहुत मिनी मिनी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इनमें लोग, तुम पूरी फिजिक्स पढ़ ले जाओगे लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं बन पाएगी। तुम्हें कैलकुलेशन करने का तरीका तुमने कभी सीखा ही नहीं है। सवाल सोल्व करना भी अपना एक आर्ट है, अपना एक कला है कि सवाल को तुम कैसे बना ले जाओ। लोग बाग उस आर्ट को समझते ही नहीं है, उठाया सवाल और एक अलग तरीके से करते हैं। देखो जिस आर्ट से सवाल हम सोल्व करेंगे वो बहुत बेहतरीन आर्ट है। उस आर्ट को देखना, मेरे कभी तुम वीडियोस में एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, जब हम सवाल सोल्व करना स्टार्ट आउट करेंगे, मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यू इंक्लूड करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा यही फोकस रहेगा कि सवाल कैसे लोगों को समझाया जाए। यदि कोई चीज थ्योरी की है तो उसे भी मैं सवाल में तब्दील करके समझाऊंगा, क्योंकि सवाल ऐसी चीज होती है कि यदि तुम उसे सीख गए ना एक बार बनाना, तो वो अपनी एक कला होती है, उसे बनाना ही पड़ता है तुम्हें। और उसे बनाने के लिए एक डायरेक्शन में मूव किया जाता है। ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी जाके कूद गए, वो एक मैदान है, वहां बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम रगड़ दिए जाओगे। यदि तुम एक सही योद्धा बन के नहीं कूदे हो ना, तो तुम्हारे पास कैसे भी हथियार हो, किस भी जगह से तुमने हथियार खरीदे हो, लेकिन एक अच्छे हथियार भी तुम्हारे पास हो, एक अच्छी रणनीति भी तुम्हारे पास हो, तो रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि तुम कूद गए मैदान में, तुम ऐसे ही हथियार चला रहे हो, नहीं जीत पाओगे कभी। सही बात बता रहा हूं, ये कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो इस कंपटीशन को तुम्हें ख्याल में रखते हुए कि कैसे सवाल सोल्व करना, ये एक आर्ट है,
इसको सिखाऊंगा, मैं अच्छे से सिखाऊंगा, अच्छे से तुम में डाली जाएगी यार। फिर पीवाईक्यू तो तुम्हें सोल्व करना ही करना है कि यार पीवाईक्यू तो बनना ही बनना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है एप्लीकेशंस, जैसे एडी करंट क्या होते हैं, एडी करंट की एप्लीकेशंस आती हैं। तो एडी करंट तुम्हें पढ़ना है कि यार एडी करंट क्या होता है, क्या एप्लीकेशंस होती हैं एडी करंट की। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस तुम्हें मिल जाएंगी, हर एक चैप्टर में एक चीज की एप्लीकेशंस होती है। एक और चीज तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगी, मेरे पास अभी एनसीईआरटी है तो मैं उस चीज से तुम्हें समझा दूंगा कि एनसीईआरटी में एक और चीज तुम्हें मिलेगी, जो तुम्हें बहुत अच्छी चीज जो एनसीईआरटी में मिलेगी। बीच के सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये देखिए, ये तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत प्यारी चीज है ये, इसे लोग बाग छोड़ देते हैं। तो तुम्हें एक चीज और पढ़नी है और वो है पॉइंट्स टू पॉन्डर। देखो मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा कि यार एनएलएम की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वेक्टर वगैरह 1D की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ना, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़िए, समरी पढ़िए, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़िए। यहां सारे फैक्ट बेस्ड चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तो यदि कुछ उठाएगा तो इसी से उठाएगा। ये एक पहली जगह होती है जहां से वो नीट का इंसान खेलना चाहता है, वो एग्जामिनर तुमसे पूछना चाहता है, वो एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। तो तुम यहाँ पॉइंट्स टू पॉन्डर ये पढ़ना ही पढ़ना है। और एक लास्ट में एक चीज तुम्हें करनी है, पीवाईक्यू तुम कर ले जाओगे, पीवाईक्यू के हम अलग से वीडियोस बना देंगे कि तुम्हें सोल्व कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। बहुत अच्छी रणनीति हमने बना रखी है तुम्हारे लिए। तो तुम इस फिजिक्स नाम से घबराइए मत, इस फोबिया को दूर कर दीजिए, इसकी जिम्मेदारी हमने संभाली, हम करा ले जाएंगे, जितने बड़े टॉपिक होंगे वो सब कवर कराएंगे हम। तो पॉइंट्स टू पॉन्डर तो तुम्हें सीखना ही सीखना है, और एक बीच में तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलते हैं, वो तुम्हें जरूर से करने हैं, ये मिडिल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार मिडिल बीच के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है, पॉइंट्स टू पॉन्डर करना है तुम्हें, और क्या क्या करना है, समरी पढ़नी है, पीवाईक्यू पढ़ना है, एप्लीकेशन। और एनसीईआरटी की यदि रीडिंग देनी है पूरी की तो वो इन तीन टॉपिक्स की देनी ही देनी है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, और मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन तीनों की एनसीईआरटी एक बार तुम्हें पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। तो ये हमारा मोटा मोटा डिस्कशन हुआ कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, वहां से भी अच्छे अच्छे सवाल उठते हैं एनसीईआरटी से। लेकिन ये तीन टॉपिक तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो सवाल बनाते ही बनाते हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ा देंगे, इसमें तुम टेंशन मत लीजिएगा कि यार ये कैसे पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करवा के पढ़ाएंगे यार, और इससे ज्यादा और तुम क्या चाहोगे, वो सब सिखा दिया जाएगा। तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से इस कला में तुम्हें क्या सीखना है ये बहुत अच्छे से तुम्हें माहिर कर दिया गया है। तो इस चीज को मैं चाहूंगा कि तुम इसी तौर तरीके से पढ़े और अपने इम्तिहान तक बहुत आसानी से पहुंच पाओ। तो हम यही चीज चाहेंगे, इस मुलाकात को यही बंद करते हैं, और मैं एक चीज कहूंगा कि तुम उस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिएगा, और जिंदगी में कभी दबाने का मौका मिलता है तो यार दबा दो ना यार। अब तुम कहोगे नहीं यार अब तो हाथ ही खड़ा नहीं होता, अब तो हाथ उठता ही नहीं है, उसकी तरफ जाता ही नहीं है। नहीं नहीं, ले जाइए ना, क्यों क्या हो गया। वो कई ऐसे इंसान होते हुए कहते हैं यार हम आदमी तो हम भी काम के थे, पर उस मोहब्बत ने निकम्मा बना दिया। देखिए चीजें ऐसी नहीं है, ये मजाक की चीजें रहती हैं। आप हमें बताइए कि हम कैसी सी चीजें बनाई हैं, और जैसे हमारे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको हम तुम्हें फेस नहीं आने देंगे, ये हमारा एक वचन है। हमने वादा कर रहे हैं तुमसे कि वो दिक्कत नहीं आने देंगे। और भी तुम्हारी कोई दिक्कतें हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, आप हमसे बता सकते हो, हम उस दिक्कत को पूरी तरीके से दुरुस्त कर देंगे। आप उस चीज के बारे में ये पूरी तरीके से हम आपको आश्वासन देते हैं कि हाँ हम उस दिक्कत को दुरुस्त कर ले जाएंगे। तो इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं, और भी आगे मुलाकातें होती रहेंगी, और तुम्हें पूरी फिजिक्स की पढ़ाने की जिम्मेदारी हमने ले ली है, हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो हम मेनली पहले उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा नीट में वेटेज रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी लाइन है, लोग बाग पहले उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो जिनका वेटेज बहुत कम रहता है, जिनसे एक सवाल या कई बार आता है और कई बार नहीं आता है। लेकिन जब तक वो रोटेशन, सर्कुलर या बड़े टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे टॉपिक्स तक पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में चीजें बैठती नहीं है कि यार फिजिक्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए। तो पहले उन चीजों को धोइए जो नीट तुमसे पूछता है, जो नीट तुम्हारे साथ मिलके मतलब उनके साथ तुम करिए ना, जो भी खिलवाड़ करना है, जहां वो धोता वहां तुम भी धोइए ना यार। चलिए इस मुलाकात को यही बंद करते हैं, आगे आने वाली मुलाकात में हम लगातार मिलते रहेंगे।
चलिए, थैंक यू।